कतर की एक कोर्ट ने 8 इंडियंस का डेथ सेंटेंस जो था उसे हटा दिया है, उनकी सजा कम कर दी है। अब ये न्यूज़ कितनी रेलेवेंट है ये हम सब जानते हैं। ये 8 लोग, 8 इंडियंस जिनको डेथ पेनल्टी दी हुई थी, असल में रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे, नेवी में पहले काम करते थे और अब कतर में उनको पहले जो मौत की सजा सुनाई थी वो घटाकर उम्र कैद या उससे कम में हो चुकी है, जो 3 साल से लेकर 24 साल तक की हो सकती है। लेकिन इस न्यूज़ की रेलेवेंस हमारे लिए क्या है? कतर जैसी छोटी सी कंट्री कैसे इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और कतर असल में मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कही जाती है। कई बार ये भी कहते हैं कि कतर की वजह से ही मिडिल ईस्ट में सारा विवाद होता है, और एक ऐसी कंट्री थी जिसको सऊदी अरब ने यहां तक कहा था कि हम समंदर में बहा देंगे। तो क्या रेलेवेंस है कतर की? इसकी पूरी कंट्री प्रोफाइल प्रीलिम्स मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों मिडिल ईस्ट में कतर का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कतर के बारे में आपको क्यों पता होना चाहिए, इसकी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, इसकी पॉलिटिकल रेलेवेंस, और खासतौर पे प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो टॉपिक है कि कतर ने बोला कि भाई अब इनका डेथ सेंटेंस कम करेंगे, यहाँ की कोर्ट का जजमेंट आया। कुछ समय पहले कतर में 8 इंडियन लोगों को पकड़ा गया और बोला गया कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, और इसी के खिलाफ इन्हें वहां की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। उसके बाद इंडिया ने अपील की और अपील में अभी इनकी मौत की सजा तो कम कर दी गई है। इसके बाद और अपीलें होंगी, लेकिन कई चीजें हैं जो इस इंपॉर्टेंट में टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी सिलेबस में देखें तो जीएस का पेपर 2 IR है, उसमें इंडिया की पॉलिसीज जो है, जो इंडिया की इंटरेस्ट है, रिलेशन है, उसके तहत ये बहुत रेलिवेंट टॉपिक है इंडिया के लिए। इतना ही नहीं, और एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि प्रीलिम्स में अक्सर हमसे लोकेशंस के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ पे ये देश लोकेटेड है, किस किस ग्रुप का मेंबर है। तो सिर्फ ये न्यूज़ कतर के लिए रेलेवेंट नहीं है, इसमें हम समझेंगे कन्विक्स का क्या मुद्दा था। इंडिया और कतर के बीच में एक प्रिजनर एक्सचेंज डील हुई थी 2015 के आसपास। ये प्रिजनर एक्सचेंज डील कैसे काम करेगी और कैसे इंडिया के ये लोग जो फंसे हुए इनको फायदा मिल सकता है। मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स में कतर का क्या रोल है, और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कतर क्यों छोटा होते हुए सबसे पावरफुल रोल निभा सकता है, और इंडिया के लोग वहां काम करने जाते हैं। एक्सपैट इश्यूज है तो उनसे रेमिटेंसेस भारत को मिलती है, और भारत की जितने रेमिटेंसेस आते हैं उनमें से 3% के आसपास का हिस्सा तो केवल कतर से आता है। और 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, ये 2 ऐसे ग्रुप है जहां कतर बहुत प्रोमिनेंट रोल निभाता है, और इन इलाकों पे, इन जगहों में इंडिया को जरूरत है दोस्तों की, इसलिए कतर इंडिया के लिए बहुत रेलेवेंट है। आइए अब डिटेल में जानते हैं इन चीजों को। सबसे पहले सिलेबस में देखें, अगर आपसे मेंस में पूछा जाए तो पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो रेलेवेंट है। आपको इस टॉपिक को, इस वीडियो को देखने के बाद कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं रेलेवेंस ऑफ कतर फॉर इंडिया फॉरेन पॉलिसी, क्या आपके पास पॉइंट्स है? आई गेस नहीं होंगे। क्या पावर पॉलिटिक्स चल रही है मिडिल ईस्ट में, उसमें क्या रोल है कतर का? इन द 21st सेंचुरी इंडिया को गल्फ में अपनी कंट्रीज के साथ केवल स्ट्रेटेजिक प्रिज्म से नहीं बल्कि इकोनॉमिक प्रिज्म से भी देखना चाहिए, और इकोनॉमिक ही नहीं स्ट्रेटेजिक से भी देखना चाहिए। क्या डिफरेंस होता है इनमें, कैसे इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिकली ये रीजन रेलेवेंट है, अभी आप समझेंगे। प्लस प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, इजराइल ने एस्टैब्लिश किए थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सम अरब स्टेट्स, स्टेटमेंट 2 द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये पूछा गया था आपसे, 2 स्टेटमेंट थी। अब यहाँ बात तो इजराइल और अरब पीस इनिशिएटिव की हो रही है, लेकिन ऐसे कई क्वेश्चन कतर से भी बन सकते हैं। कतर नेगोशिएट कर रहा था अभी हमास और इजराइल के बीच में। कतर में ही तालिबान का ऑफिस भी था, कतर में अल जजीरा ऑपरेट करती है, और यहाँ कई ऐसे काम है मीडिएशन के जो कतर ही करता है मिडिल ईस्ट में। तो ऐसे क्वेश्चंस कतर के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। 2023 में पूछा गया था, कि आपको उसका आंसर पता है? बताइए। इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने हैं अरब स्टेट्स के साथ? तो बिल्कुल हाँ बने हैं। अब्राहमिक अकॉर्ड आपको याद होगा। द अरब पीस इनिशिएटिव सऊदी अरेबिया के द्वारा मीडिएट किया गया था, इजराइल और अरब लीग ने साइन किया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, अरब लीग और इजराइल के बीच में स्टेटमेंट, एक इनिशिएटिव का जरूर साइन हुआ था। लेकिन जो ऑप्शन देखिए, क्या बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1? नो, इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने थे वो बाद में बने थे। ये तो केवल इस बात का था कि जो अरबिक कंट्रीज थी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि हाँ इजराइल भी एक देश है। दूसरा ऑप्शन देखिए, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है, पर वो पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ऐसी चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए कतर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट। कतर ऐसे कई कामों में संलिप्त है। जैसे यहाँ पूछा जा रहा है आपसे, कौन सी 4 कंट्रीज G20 की मेंबर्स है? अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया।
आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, सही आंसर इसका क्या होगा। पॉइंट ये है कि यहाँ आपको पता लग रहा है कंट्रीज के बारे में पूछा जा रहा है, तो OIC और GCC के बारे में तो पूछा जा ही सकता है जहाँ कतर की मेंबरशिप है, तो चलिए वो भी जानेंगे। जैसे कि रिसेंटली ही कतर ने OIC की 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको होस्ट किया था अपने देश में। तो OIC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, एक मुस्लिम वर्ल्ड की कलेक्टिव वॉइस की तरह से देखा जाता है। तो ये सब बनाता है हमारे लिए कतर को बहुत रेलेवेंट। तो इस टॉपिक के बाद ये सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। पहली बात क्या चीज थी? डेथ सेंटेंस दिया गया था 8 एक्स नेवल ऑफिसर्स को। असल में कतर में काम कर रहे थे, इनके ऊपर आरोप ये था कि इजराइल की तरफ से इन्होंने जासूसी की थी उनके एक सबमरीन के ऊपर, जो कतर के पास एक सबमरीन की डील हुई थी उसको लेकर। तो इनको फिर बोला गया कि भाई अब आपको उम्र कैद तो नहीं, सीधा मौत की सजा सुना दी। अब हालांकि उनका सेंटेंस घटाया गया है, अब यहाँ 3 से लेकर 25 साल तक इनको जेल की सजा सुनाई गई है। अब भारत की सरकार का ऐसा कहना है कि इसके खिलाफ ये अपील करेगी क्योंकि ये लोग बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन अगर फिर भी सजा सुनाई जाती है तो क्या ऑप्शन इंडिया के पास बनते हैं? जब तक कोर्ट से वर्डिक्ट नहीं आया था, इंडिया के पास एक ऑप्शन ये था कि इनके जो अमीर है, एमिर जो इनके रूलर हैं, इनको बोला जाए कि वो इनको क्षमादान दे दें, वहां पे पार्डन कर सकते हैं जो रूलर होते हैं। तो वो लास्ट होप थी इंडिया की। लेकिन ये कोर्ट में ही जब ये ऐसी चीजें आ गई न्यूज, तो अच्छा है। खास बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इनके अमीर से हाल में मिले थे दिसंबर के महीने में, तो वहां ऐसी बातें की गई थी कि लीनियंसी बरतने के लिए। ये जो सेंटेंस है ये क्या दिखाता है हमारे लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है? इट शोज इंडियाज स्ट्रेटेजिक मैन्यूवरेबिलिटी। इंडिया ने स्ट्रेटेजिक अपना जो डिप्लोमेटिक जो अपना स्ट्रेंथ है वो शो किया, इसको डिप्लोमेटिकली सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। बाकी अगर इन लोगों को अब सजा सुनाई जाती है तो इंडिया और कतर के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्संस। इस एग्रीमेंट के तहत ये सुविधाएं उपलब्ध थी कि ये जो 8 एक्स नेवल ऑफिसर्स है, मान लो इनको अगर 15 साल की सजा सुनाई जाती है, तो इन्हें ऐसा नहीं कि 15 साल ये कतर में ही रहेंगे, परिवार वालों से दूर, कभी किसी से मिल नहीं पाएंगे। इस डील के साथ जो 2015 में साइन हुई थी, अगर कोई इंडिया का व्यक्ति कतर में किसी गुनाह में पकड़ा जाता है तो कुछ सजा वहां काटने के बाद बाकी सजा वो इंडिया के आके जेल में काट सकता है। सिमिलरली अगर कतरी नेशनल इंडिया में पकड़ा जाता है तो वो अपनी बाकी की सजा कतर की जेलों में जाके काट सकते हैं। ये विकल्प अब इंडिया और कतर के बीच में है इस एग्रीमेंट के बाद। तो इसलिए जो 8 ऑफिसर्स अरेस्ट हुए हैं, ये हो सकता है अगर सेंटेंस हो तो बाद में इंडिया की जेल में आके अपना समय बिता सकते हैं। तो एटलीस्ट इंडिया में जो इनके परिवार वाले हैं इसे जाके जेल में मिल तो पाएंगे, इनको एक ह्यूमन ट्रीटमेंट तो मिलेगी। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एक जो इनके बीच में डील हुई थी वो रेलेवेंट बनाती है। पर सवाल ये है कि इतना कुछ तो समझ लिया हमने, पर कतर लोकेटेड कहाँ है? कतर असल में मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया का पार्ट है। वेस्ट एशिया इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इंडिया से देखिए एशिया के वेस्ट में लोकेटेड है, लेकिन अगर आप अमेरिका या यूरोप के व्यू पॉइंट से देखें तो उन्हें दिखता है ये ईस्ट के मिडिल में। यूरोप अगर यहाँ देखो या अमेरिका यहाँ देखो, यूएसए का इस मैप में आप देखो, जो वेस्टर्न हिस्सा है या यूरोप का जो वेस्टर्न हिस्सा है ये उसके तरफ आता है, क्योंकि दुनिया तो गोल है, वो अपने हिसाब से देखते हैं, उनका मिडिल ईस्ट है ये, इंडिया के लिए वेस्ट एशिया है। तो यहाँ पर असल में पर्शियन गल्फ के पास सिचुएटेड एक कंट्री है कतर। कतर एक छोटी सी कंट्री है जो सऊदी अरब, यूएई, बहरीन के बीचों बीच स्थित है। कतर यहाँ पर आपको दिख रही होगी पर्शियन गल्फ में, इस तरफ ईरान है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, ये है पर्शियन गल्फ। यहाँ जो ये आपको दिख रहा है स्ट्रेट, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से बहुत सारा ऑयल और नेचुरल गैस का सप्लाई मूव होता है। अब असल में कतर छोटी कंट्री जरूर है लेकिन बहुत पावरफुल है, इसके पास बहुत सारा नेचुरल गैस का रिजर्व है और इंडिया के लिए बहुत प्रोमिनेंट है क्योंकि इंडिया कतर से बहुत सारा नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस असल में पेट्रोलियम और ऑयल के मुकाबले थोड़ा कम प्रदूषण फैलाती है, इसलिए इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि जितनी हो सके नेचुरल गैस ली जाए, और वो सबसे बड़ा सप्लायर यहाँ कोई है तो वो कतर है। जैसे यूरोप के लिए नेचुरल गैस का सप्लाई कौन करता है, सबसे बड़ा सप्लायर कौन था यूरोपियन कंट्रीज के लिए, तो रशिया। इसी तरह इंडिया कतर के साथ काफी सारे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट LNG को लेकर कर चुका है, नेचुरल गैस को लेकर कर चुका है, तो वो इसको रेलेवेंट बनाता है। अब देखिए, अगर आपको ऐसे ही टॉपिकों को समझना है, डिटेल में सिलेबस को कवर करना है, तो आपको जरूरत होगी सपोर्ट की। अगर आप 2025 का अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, यूपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्सेज ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी PWOLES लाए हैं, जहां पर आपको एक बहुत ही हाई क्वालिटी कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस ऑफ जस्ट 10,999 अभी उपलब्ध है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। टाइटन इन इंग्लिश, संकल्प इन हिंदी। आप ज्वाइन करते हैं तो आपको हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे डिटेल में क्लास दी जाएंगी। आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हैं, जहां आपको गाइड किया जाएगा कौन से क्वेश्चन रेलिवेंट है, कौन से टॉपिक्स आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स के किन एरियाज पर आपको फोकस करना है, ये सब इसमें आपको समझाया जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बारे में और डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। आइए बात करते हैं कतर की। कतर कहाँ लोकेटेड है? पर्शियन गल्फ में। अब कतर के आसपास की कंट्री कौन कौन सी है? यूएई,
सऊदी अरेबिया, बहरीन, इराक और ओमान, ये सब कौन सी कंट्रीज है? अगर आप इस रीजन में देखो तो इन कंट्रीज को क्या कहोगे आप? क्या ये गल्फ कोऑपरेशन के मेंबर है? नहीं, क्योंकि इराक गल्फ कोऑपरेशन की मेंबर नहीं है, जीसीसी की मेंबर इराक नहीं है। तो यहां आप देख रहे हो पर्शियन गल्फ में, अगर आपसे पूछो पर्शियन गल्फ के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज लगती है, तो आप क्या जवाब दोगे? यहाँ ईरान है पहली बात, ठीक है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, ये कंट्रीज हैं जो बॉर्डर करती है किस पर्शियन गल्फ को। तो अगर आपसे कभी भी लोकेशन वाइज क्वेश्चन पूछा जाए, आपको पता है इंडिया के लिए कतर क्यों रेलेवेंस है? एलएनजी सप्लाईज के लिए, और बहुत सारे इंडिया के लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ से बहुत सारा रेमिटेंस भी इंडिया को आता है। इस रीजन में जहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ लोकेटेड है? पर्शियन गल्फ के पास। अब देखिए, ईरान जो एक कंट्री है, इसका विवाद सीधा सीधा किससे है? सऊदी अरेबिया से। और कतर हमेशा अपने आप को एक मीडिएटर कंट्री की तरह दिखता है वेस्ट एशिया की। मीडिएटर इन द सेंस, अगर कोई भी विवाद होता है तो कतर उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। कतर में तालिबान के ऑफिस भी थे। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और यहीं पर तालिबान के ऑफिस भी थे। तो तालिबान का ऑफिस दोहा में, हमास का भी ऑफिस दोहा में। कतर में लगातार कतर ईरान के साथ भी नेगोशिएट करता है, ईरान के साथ भी बात करता है और सऊदी अरेबिया के भी साथ बात करता है। तो वो अपने आप को एक न्यूट्रल कंट्री की तरह देखता है, जो सऊदी अरेबिया और ईरान की दुश्मनी के बीच में भी दोस्त का काम करने की कोशिश करता है। कतर हमेशा ही चाहता है कि सऊदी अरब और ईरान में संबंध थोड़े नॉर्मल रहे, क्योंकि एक मिडिलमैन की तरह काम करने की कोशिश कतर करता है। और क्योंकि ईरान के साथ इसके संबंध अच्छे हैं, तो सऊदी अरब और यूएई जैसी कंट्रीज, बहरीन जैसी कंट्रीज देखती हैं इसे खतरे की तरह, क्योंकि ये सब सुन्नी मेजोरिटी कंट्री है और सुन्नी पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती है, जबकि ईरान एक शिया मेजोरिटी कंट्री है जो अपने आप को इनका कॉम्पिटिटर की तरह देखती है और इनके बीच में विवाद लगातार बना रहता है। और यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया के नीचे जो ये कंट्री आपको दिख रही है यमन, यहाँ पर तो कई सालों से सऊदी अरेबिया एक युद्ध लड़ रहा है। यमन की सरकार को सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया, जो यहाँ ईरान बैक्ड हाउती रिबल्स के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। तो यानी सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक विवाद की स्थिति यमन में बनी हुई है। सऊदी अरब और ईरान के बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई है ऊपर सीरिया में। सऊदी अरब और यमन के बीच में, ईरान के बीच में युद्ध की स्थिति पर्शियन गल्फ में बनी हुई है। सऊदी अरब बार बार आरोप लगाता है कि ईरान उनके ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला भी करता है। तो इन सब के बीच में इनका आरोप यह था कि कतर जैसी कंट्री बार बार ईरान को एक रास्ता दे रही है, उसके मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम इसका बहिष्कार करेंगे। और 2015 से लेकर 20 के बीच में मामला बहुत ज्यादा बढ़ा और अंततः बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट मिलकर डिप्लोमेटिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया कतर का, कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने ही बंद कर दिए। तो मुद्दा इसलिए और उछला था कि जब इंडिया कि इन नेवल ऑफिसर्स को, एक्स नेवल ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई गई, तो भारत अगर डिप्लोमेटिकली यूएई या सऊदी अरेबिया, जो इंडिया के सबसे क्लोज अभी है इस रीजन में, इनको बोलता भी तो इनका प्रभाव ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इनके खुद के रिश्ते थोड़े तल्ख चल रहे थे कतर के साथ। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कतर ने दोबारा सऊदी अरेबिया और बहरीन के साथ और यूएई के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज कर लिया। एम्बेसीज दोबारा खुल गई हैं, वो दोबारा वहां से इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। क्योंकि इनका आरोप ये भी था कि एक तो कतर जो है वो ईरान को सपोर्ट करता है, कतर जो है वो ईरान के मिलिटेंट ग्रुप का भी इंडायरेक्टली सपोर्ट करता है, और कतर जो है वो उसका जो न्यूज चैनल है अल जजीरा, वो कतर बेस्ड न्यूज चैनल है, दोहा से ऑपरेट करता है, वो एंटी सऊदी, एंटी अरब एजेंडा रन करता है। इसको बंद करने की बात तक की थी, इसलिए काफी विवाद था। लेकिन इन सब के साथ कतर बहुत जगह कोऑर्डिनेट भी करता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इसमें 57 मेंबर्स है जिनमें एक कतर भी है। कतर के साथ अच्छे संबंध होने का फायदा ये हो सकता है कि कभी भी पाकिस्तान अगर कोई मुद्दा लेकर ओआईसी जाए तो उसको वो बढ़ने से रोक सकता है। प्लस कितने मेंबर्स हैं ओआईसी में? 57। दूसरा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से बहुत क्लोज रिलेशन है इंडिया का। इंडिया को जो एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए होती है वो इंश्योर करने के लिए इंडिया को चाहिए यहाँ से, पर्शियन गल्फ से और रेड सी से इंडिया का सप्लाई आता रहे। तो उसके लिए कतर, ओमान, यूएई जैसी कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्शियन गल्फ में जो कतर की रेलेवेंस है, क्योंकि वो ईरान के भी करीब है और इंडिया ईरान के साथ भी अच्छे संबंध रखना चाहता है। बाकी के तो रिश्ते खराब है ईरान के साथ, लेकिन इंडिया तो सबको मैनेज करके चलना चाहता है ना, इंडिया को अपना हित देखना है। इसलिए कतर और ईरान जो थोड़े से क्लोज है, ये कतर को और इंपॉर्टेंट बनाता है इंडिया के लिए फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव टू बैलेंस इंडियाज पोजीशन इन मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट में इंडिया केवल ईरान या सऊदी में से किसी एक को चूज नहीं कर सकता। तो कतर एक ऐसी कंट्री है विच कैन हेल्प इंडिया इन हैविंग बेटर रिलेशनशिप विद बोथ ईरान एंड सऊदी अरेबिया, जो इसको बहुत रेलेवेंट बनाता है। अब अगला सवाल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज है? बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरेबिया, लेकिन ईरान इसका पार्ट नहीं है। तो इन कंट्रीज के साथ इंडिया लगातार अपने ऑयल और एनर्जी की प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता ही करता है, जो इसको बहुत रेलेवेंट बनाते हैं। अब मैं आपसे फिर पूछता हूँ,
मुझे बताइए पर्शियन गल्फ के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, मुझे बताइए आप जीसीसी में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो पर्शियन गल्फ का पार्ट है लेकिन जीसीसी का पार्ट नहीं है। इराक ईरान आपको सीधा सीधा दिख रहे होंगे। और क्या मुद्दा है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, शिया सुन्नी विवाद तो है ही है। तो इसीलिए ये मुद्दा थोड़ा कतर को स्पेशल बनाता है। और कतर के पास बहुत सारा पर्शियन गल्फ में जो है वो रिजर्व भी मिलता है उनके पास नेचुरल गैस का, इतना कि इंडिया का 49% जो ट्रेड होता है मोस्टली वो एलएनजी इंपोर्ट से ही होता है, जो अराउंड $8.32 बिलियन का केवल इस साल हुआ है। $8 बिलियन का तो खाली हमने एलएनजी खरीदा है। ओवरऑल इंडिया वहां से $16 बिलियन का सामान इंपोर्ट करता है, मोस्टली इथिलीन, प्रोपिलीन, एमोनिया, यूरिया और पॉलीइथिलीन। अब ये जो नाम आप सुन रहे हैं एमोनिया, यूरिया, ये असल में इंडिया के फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इंडिया के एग्रीकल्चर को पुश करने के लिए इंडिया को और यूरिया चाहिए, वो सब प्रोवाइड करता है कतर, जो कतर को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। प्लस कतर से इसके अलावा हम और भी गैसेस जैसे एलपीजी लेते हैं, प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल्स इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी बहुत रेलेवेंट इसको बनाता है। लेकिन इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कतर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अमोनिया, यूरिया, इथिलीन, प्रोपिलीन यहाँ से मिलता है। प्लस इंडिया इनको एक्सपोर्ट करता है, फ्रूट्स, स्पाइसेस, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। ज़्यादा एक्सपोर्ट तो नहीं होता, अराउंड $2 बिलियन का ही एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इनसे इंपोर्ट जो होता है, एक तो नेचुरल गैस होती है जो इंडिया के ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ क्लीनर फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत एक साफ और स्वच्छ जो ईंधन यूज़ करना चाहता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कतर। प्लस कतर को आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करते हो। दूसरी बात, एक्सपोर्टर्स की बात करें तो दुनिया में अगर आप देखें तो आपको दिखेगा 2 नंबर पे कतर आता है, 1 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 2 नंबर पे कतर है। और कतर इंडिया के करीब है, मिडिल ईस्ट में है। जितना हमारा इनसे संबंध बेहतर होगा उतना हमारे पास ईरान और बाकी कंट्रीज को बैलेंस करने की अपॉर्चुनिटी भी होगी। और अक्सर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जब भी कॉन्फ्लिक्ट कहीं होता है तो उसमें एक मीडिएटर का रोल निभाने में। फॉर एग्जाम्पल तालिबान की जो बात अमेरिका से हुई थी वो भी वाया कतर ही हुई थी, दोहा में उनके ऑफिस थे। प्लस अगर आप देखो रिसेंट इंपोर्ट्स तो यहाँ आपको डेटा दिखाई देगा। हालांकि हमारे लिए डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहने का मतलब ये है, दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे, याद रहे कि एलएनजी और नेचुरल गैस कितने रेलेवेंट है और क्यों हम कतर से इतना खरीदते हैं। जो बिजनेस एक्सचेंज प्रोग्राम था ये साइन हुआ, इसके तहत क्या हुआ, जो समय है वो अपना इंडिया में काट सकते हैं। जब विजिट हुई थी उनकी अमीर की शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, तब ये साइन हुआ था एग्रीमेंट, जिसके तहत जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंडिया की जेलों में लोग, वहाँ के प्रिजनर जो इंडिया के हैं, अगर कतर में सजा होती है कुछ साल काटने के बाद इंडिया आ सकते हैं। कतर के प्रिजनर जो इनको सजा इंडिया में हुई वो कुछ साल इंडिया में जेलों में काटने के बाद कतर जा सकते हैं। इंडिया में ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे 6 लाख से भी ज़्यादा इंडियन लोग काम करते हैं। अब 6 लाख इंडियन लोग जो वहाँ काम करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया के एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी का। बहुत जल्द वहाँ पे हाल ही में वहाँ फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था कतर में। फुटबॉल वर्ल्ड कप का स्टेडियम बनाने में इंडिया के वर्कर्स ने बहुत बड़ा रोल निभाया था, लेकिन वहाँ की जो स्थिति थी, गर्मी में उन्हें काम करना पड़ता था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने पुश किया था कि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि उनके साथ दिक्कतें ना हो। तो इसका ध्यान रखते हुए भी वहाँ पर कुछ हेल्प उनके लिए की गई थी। तो भारत का जो एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है, अब मान लो 5 लाख या 6 लाख लोग वहाँ से वापस इंडिया आ जाए, उनको रोजगार कैसे देंगे हम? तो वहाँ से वो पैसे कमाते हैं और रेमिटेंसेस इंडिया भेजते हैं। और इंडिया की ओवरऑल रेमिटेंसेस का आप देखिए तो 1.5% के आसपास जो हिस्सा है वो कतर से ही आता है, और पिछले 2-3 सालों में 3% के आसपास पहुंचा है। यानी 2020 से लेकर अभी तक ओवरऑल जो रेमिटेंस इंडिया में आई है उसका 3% हिस्सा कतर से आया है। और केवल 2021 का डेटा है उसमें आपका 1.5% केवल कतर जैसी छोटी सी कंट्री से आया है, जो इसको इकोनॉमिकली बहुत रेलिवेंट बनाती है। और प्लस इनके साथ अच्छे संबंध अगर हमारे होंगे तो जो ये रीजन है, अगर हम मैप को देखें तो हम पर्शियन गल्फ की सिक्योरिटी और ज़्यादा इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हमले होते हैं, प्रॉब्लम बढ़ती है, तो इंडिया का जो ऑयल सप्लाई है, गैस सप्लाई, वो बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली। प्लस इंडिया बैलेंस करना चाहता है सऊदी और ईरान के बीच में, इसके लिए भी बहुत रेलिवेंट है कतर। तो स्ट्रैटेजिकली बहुत रेलिवेंट है, सिक्योरिटी वाइज बहुत रेलिवेंट है। और इंडिया कतर के साथ ऑलरेडी एक नेवल एक्सरसाइज भी करता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं उसका नाम क्या है? मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम, मुझे गेस करिए क्या नाम हो सकता है उसका नेवल एक्सरसाइज, ताकि यहाँ इस रीजन में नेवल सिक्योरिटी बनी रहे। ये कोशिश लगातार इंडिया करता ही रहता है। तो ये सब बनाता है कतर को बहुत रेलेवेंट। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको बोलूं कि कतर इंडिया के रिलेशंस पर आप एक लेख लिखे तो आप लिख पाएंगे? स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में क्या नाम बताया मैंने आपको उस प्रोग्राम का, क्या प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम है और क्या हुआ है इनके बीच? 1.5% आपका इस 2021 में क्या आया था यहाँ से? रेमिटेंस। ओवरऑल पिछले 3 सालों में 3% के आसपास रेमिटेंस कहाँ से आया है? कतर से आया है। प्लस क्या नेवल एक्सरसाइज होती है इनके बीच में? उसका नाम है ज़ायर अल बहर। ज़ायर अल बहर ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और कतर के बीच में जॉइंट नेवल एक्सरसाइज होती है, ताकि इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़े, वो इंडिया इस रीजन में और
नेवी अपनी स्ट्रांगली यहाँ पे ऑपरेट कर सके। तो ये डिसीजन जो आया है ये दिखाता है कि इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली एक अच्छा स्टेप उठाया। बार बार जो एक स्टेप इन राइट डायरेक्शन कहा जाता है, पीएम ने 1 दिसंबर को ही मुलाकात की थी इनके अमीर से, कतर के अमीर से, तमीम बिन अल हमाद अल थनी, नाम थोड़ा सा लंबा है लेकिन देश इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कतर खुद कुछ विवादों में फंसता रहा है, जैसे इन्होंने कोशिश की थी कि हमास और इजराइल के बीच में इस बार बात कराई जाए। जब हमास और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी तो हमास का ऑफिस है कतर में, कतर ने कहा कि आइए बात करते हैं, सीज फायर करते हैं। कुछ समय तक सफल रहा लेकिन अगले दिन फिर हमला हो गया था। तो अमेरिका ने आरोप लगाया कतर के ऊपर कि भाई आप आतंकवादियों को जगह दे रहे हो, आपने पहले तालिबान को जगह दी, अब आपने हमास को जगह दी, तो गलत कर रहे हो आप। तो उस पर कतर ने कहा कि भाई हमें, आपके पिछले जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने कहा था कि हमास के साथ एक कम्युनिकेशन रखो, तो हमने इसलिए उनको ऑफिस खोलने दिया। प्लस हम टेररिस्टों को पनाह नहीं देते, हम सिर्फ नेगोशिएट करना चाहते हैं, उनके लिए सॉल्यूशन ऑफ पीस लाना चाहते हैं इस रीजन में। तो इसलिए कतर एक बहुत बड़ा प्लेयर है इन सभी रीजन्स को देखते हुए। और जब रिसेंटली, जो मैंने बोला पहले, इनको ईरान की वजह से, ईरान के सपोर्ट की वजह से जो गल्फ की कंट्रीज ने अपने साथ बाहर कर लिया था डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, उन्होंने दोबारा अपनी एम्बेसीज खोली। और ये सब इसी साल हुआ है, अप्रैल मार्च के आसपास जब भी एम्बेसीज दोबारा खोली हैं, संबंध नॉर्मलाइज हुए हैं। तो हमने अब समझा कि कतर कितना रेलेवेंट है इंडिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, और एक की नेगोशिएटर का रोल कैसे निभाता है। वो तो मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या कतर की लोकेशन है, कतर के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, पर्शियन गल्फ के आसपास कौन सी कंट्रीज है, ओआईसी में कितने मेंबर्स हैं, जीसीसी के कौन मेंबर हैं, कौन से मेंबर हैं, कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो पर्शियन गल्फ के पास जिनकी बाउंड्री लगती है लेकिन वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर नहीं है, क्या हिस्सेदारी है रेमिटेंसेस की कतर से जो इंडिया आता है, क्या रूल है कतर का इंडिया की इकोनॉमी में भी, क्योंकि देखिए 9 लाख लोग, 6 से लेकर 9 लाख लोग आपके काम करते हैं वहाँ से नेचुरल गैस लेते हैं, रेमिटेंसेज आती है। आपकी की इन्वेस्टर फर्म जो कतर के हैं वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, मोर देन $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की उम्मीद लगाई जा रही है। तो कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री इंडिया के लिए हर तरीके से है। और इसीलिए कतर का ब्लॉकेट जब हुआ था तो इंडिया भी थोड़ा चौंक गया था कि भाई ये कैसे हो गया, इससे तो इनके संबंध खराब होंगे, तो इंडिया के लिए और दिक्कतें बढ़ेंगी। तो ये सब कारण है कि हम कहते हैं कि कतर बहुत रेलेवेंट है। अब आपने बहुत कुछ जाना इस टॉपिक के बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझे अब लिख के बताइए व्हाट आर द की फैक्टर्स इन इंडिया कतर रिलेशंस, 4 पॉइंट में। और मुझे बताइए कि जीसीसी में कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर कंट्रीज हैं जीसीसी में। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको देखने में अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।